तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने बात की थी कि वेव नंबर के फार्मूले की, जिससे जो है एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वेव नंबर के फार्मूले से हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 लाइंस आती हैं हाइड्रोजन एटम में, उनकी बात करेंगे, जिसमें पहली लाइन सीरीज होती है, पहली लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, जिसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज की बात हमने कर ली है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बात कर ली है बामर सीरीज की भी, साथ ही साथ पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज की भी बात कर ली है। और लास्ट में जो 5वीं सीरीज होती है वो फुन सीरीज होती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये हम प्यारा सा डायग्राम भी देख चुके हैं, जिसमें लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन सीरीज का लाइन डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये सभी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, जिसमें अर्थ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में केवल एक ही लाइन आती है, जिसे हम लाइमन लाइन कहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं केवल एक ही लाइन यहाँ पे दिख रही है, सभी ओरिजिनेट हो रही हैं इस ग्राउंड स्टेट से या लाइमन सीरीज से। और इसके अलावा हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी बात की थी, किसके लिए, और सन पे। एक अर्थ के लिए हो गया, एक सन पे हो गया। तो अर्थ पे जो भी हाइड्रोजन है उसमें केवल एक ही सीरीज मिलती है, जिसे हम लाइमन सीरीज करते हैं, जबकि सन के जो है सन पे जो हाइड्रोजन है उसमें आपको बामर सीरीज भी देखने को मिल सकती है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ एटम्स जो है हाइड्रोजन के एटम वो ग्राउंड स्टेट के अलावा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकते हैं। साथ ही हमने बात की थी डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, और ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की भी बात हमने की थी। तो आज जो है हम देखेंगे इन्हीं थ्योरीज के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें यह है कि व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहली ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो ये देख लेते हैं, पहले nth ऑर्बिट का देख लेते हैं। nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, ln इक्वल टू m vn rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट का चाहिए तो n इक्वल टू 1 रख देते हैं, और ये आ जाता है फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम कहते हैं ln इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रख देंगे, और ये हो जाएगा L2 इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई, यानी h अपॉन पाई। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 रख देंगे, और ये हो जाता है L3 इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे जरूर मतलब पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक स्मॉल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को कंफर्म कौन करता है, फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अलावा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। क्या करता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। और साथ ही साथ व्हाट विल बी द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, ये ग्राउंड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम जिसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये था L1 इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस।
तो रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगी, ये किस ऑर्डर की होगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, यानी 10⁻⁻10 मीटर की। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, 10⁻15 ऑर्डर की। ठीक है, 10⁻14 to 15 हो सकती है, हम इसे 15 मतलब फर्मी में ही मेजर करते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, इसे हम इस फार्मूले को पहले भी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, कि एन अल्फा पार्टिकल एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट स्ट्राइक विथ अ न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर z, जिसकी है इफ r इज द या r v द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल टू रीच द न्यूक्लियस, देन प्रूव दैट r इक्वल टू 14.4 इंटू z अपॉन v एंगस्ट्रॉम। तो ये आसान है। देखिए, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास में जाएगा तो धीरे धीरे वो जो है स्लो होता जाएगा, और एक खास डिस्टेंस r पर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल r डिस्टेंस पहले ही वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और वहां पे हम कहेंगे कि ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, वहां पे अल्फा पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज Ze होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e होता है, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वो QV यानी 2eV हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे K इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे, और यहाँ पे 1/4πε0 Ze 2e/r रख देंगे, तो यहाँ 2e से 2e कट जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ पे v की वैल्यू बच जाएगी 1/4πε0 Ez/r, और यहाँ पे r की वैल्यू E/4πε0 Z/v हो जाएगी। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है 14.4 Z/v एंगस्ट्रॉम रख देंगे, और ये E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और E/4πε0 की वैल्यू 14.4 इंटू 10⁻10 ये रख देते हैं, तो ये आ जाता है 14.4 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से R की वैल्यू जो है 14.4 एंगस्ट्रॉम इंटू Z/v, इस तरह से नियरेस्ट नेबरहुड की ये डिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, इसे आप करके देखिए, आसान है। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक और लेक्चर लगेगा इस इन न्यूमेरिकल्स को कवर करने में। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।